ठीक है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड भाई, सबसे पहले हम लोग हाइपरटेंशन के जो नॉर्मल जनरल चीजें हैं पहले हम लोग वो समझ लेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज हाइपरटेंशन, डज इट मींस, व्हाट एग्जैक्टली मींस। जब हम लोग हाइपरटेंशन वर्ड यूज करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड हाइपरटेंशन, कैन यू जस्ट टेल मी? मैम जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तब। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तब उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलेंगे। ऑब्वियसली हाइपर मींस क्या होता है, टू इंक्रीज समथिंग मोर देन अ नॉर्मल रेंज, और हाइपो मींस क्या होता है, if something is decreased Less from than a the normal range. normal range, okay। तो हाइपरटेंशन में क्या बोल रहे हैं, टेंशन इसमें हम लोग क्या देखते हैं ज्यादातर, ये किसी को इन्वॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कंडीशन है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन है। एक्चुअली हाइपरटेंशन जो हम लोग ये करते हैं, ये हाइपरटेंशन जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या फिर उस डिजीज को, कंडीशंस को हम लोग बॉडी के किस पार्ट से सबसे पहले रिलेट करते हैं, व्हाट इज द डिसऑर्डर, किस डिसऑर्डर से हाइपरटेंशन अराइज होता है। मैम हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है। हार्ट के प्रॉब्लम से होता है, गुड। तो ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वी कैन कॉल दिस अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कंडीशन, ठीक है, ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये व्हाट डज एंड व्हाट आर द एरियाज व्हिच इज गोइंग टू इफेक्ट, कौन कौन सा एरिया होगा जो वो इफेक्ट करता है। हाई बीपी जब होता है इन जनरल, अगर कॉमन आप सुनिएगा किसी पेशेंट को हाई बीपी होता है तो व्हाट वी से अरे कौन सा एरिया होता है। ब्रेन को सबसे पहले इफेक्ट करेगा, ब्रेन, हार्ट, ब्रेन, किडनीज, एंड और किसको करता है, किडनीज को भी इफेक्ट करता है, ओके, आइज को भी इफेक्ट करता है। आइज को कभी भी बीपी भी, हाई रहता है लीवर तो को उसका भी। फिजिकल फीचर्स ऐसे क्या सिम्टम वो होता है, सिम्टमलेस होता है, ज्यादातर पता नहीं चलता है। इन द केस ऑफ सीवियर आपका हाइपोटेंशन, जब सॉरी हाइपरटेंशन, जब सीवियर हाइपरटेंशन होने लगता है तो उसके बाद ही आपको इससे सिम्टम्स पता चलते हैं। लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट अगर होता है तो कभी कभी किसी को बहुत सिम्टम्स पता नहीं चलता है, एग्रीवेट नहीं करता, लेकिन कभी कभी किसी को होता है, क्या होता है, दैट इज ये जैसे शुगर हो गया, शुगर इज ऑल्सो, शुगर में क्या होता है कि एक वर्ड सुने होंगे साइलेंट हार्ट अटैक, ठीक है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो होता है वो साइलेंटली होता है क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। दैट इज सी हाइपरटेंशन का भी इट इज आल्सो रिलेटेड द सेम वे, लाइक इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं। हाइपरटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर, क्यों, क्योंकि ये साइलेंटली इट अटैक्स, ठीक है। कभी कभी किसी को हाइपरटेंशन होता है तो सबसे ज्यादा क्या स्ट्रोक आता है कि नहीं आता, और स्ट्रोक सबसे ज्यादा कब आता है, गर्मी में आता है या फिर जाड़े में आता है, इन विंटर्स और इन समर। स्ट्रोक के केसेस आपने ज्यादा कब देखा होगा, विंटर में मैम। विंटर्स में देखा है, ठीक है। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है हम लोग को क्या बोलते हैं कि आप लोग रेगुलरली अपना क्या ब्लड प्रेशर चेक कराते रहा कीजिए टू अवॉइड स्ट्रोक, और अपनी दवा बराबर प्रॉपरली खाते रहिए, जो भी आप खा रहे हैं, वट एवर ड्रग ही और शी द पेशेंट इज टेकिंग, उसका हम लोग उस चीज को मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग वाला पार्ट आई हैव सेड, सी मैं लास्ट टाइम दिस इज आई एम टेलिंग, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, कि वो चीज काउंसलिंग वाली जो पार्ट होती है ना, वो इट्स द इम्पोर्टेंट। अगर आपने पेशेंट की अच्छे से काउंसलिंग की, हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट यू हैव डन ओवर देयर ओनली। अगर आप काउंसलिंग कीजिएगा तभी पेशेंट को आप पे फेथ आएगा, और जब फेथ होगा तो उसके बाद ही आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू डू द काउंसलिंग फॉर ईच एंड एवरी। काउंसलिंग करने के लिए आपको खुद जानना होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, व्हाट आर द फीचर्स एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। काउंसलिंग में आप बेसिकली समझाते क्या है, यू डोंट से कि आपको हाइपरटेंशन है तो आप उनको टेक्निकली तो पूरा बैठ के बायो पढ़ाइएगा नहीं, या पूरा जो भी मेडिसिन है वो मेडिसिन तो पढ़ाने बैठिएगा नहीं किसी भी जनरल टर्म्स इन पेशेंट को। आप उनको कॉम्प्लिकेशंस ही बताएंगे ना, किसी दिस इज गोइंग टू लीड यू समवेयर एल्स, जो कि वो एक डेथ थ्रेट हो सकता है, जो कंडीशन है जो कोई विच कैन लीड टू योर डेथ, डेथ वाले कंडीशंस में आप जा सकते हैं, तो डेथ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, सो यू नीड टू चेक दिस आउट, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन बताइएगा ही नहीं तो पेशेंट विल बी रिलैक्स कि उनके बॉडी को कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि दीज आर द सिस्टम्स विच टेंड्स टू दीज आर द थिंग्स विच एक्शंस ऑन योर बॉडी स्लोली, ठीक है। तो ये बहुत फास्ट नहीं होता, फीवर होता है जो बहुत फास्ट होता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर रेज हो रहा है, आप दवा खा रहे हैं, तो बहुत लोग जो होते हैं वो पैनिक करते हैं कि फीवर आ रहा है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है। किसी को भी फीवर आएगा तो सबसे पहले माइंड में कोरोना ही जाता है, इट्स नेवर लाइक फिर बाद में सीजनल फ्लू आता है कि चलो सीजनल फ्लू होगा, लेकिन ये चीज है कि इतना आदमी फेयरफुल हो गया है, तो वही चीज है। लेकिन और क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे शुगर हो गया या बीपी हो गया, तो दीज आर द थिंग्स
कि जो साइलेंटली सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन में स्लोली इफेक्ट करता है, बहुत फास्ट नहीं होता है जिसका हम लोगों को वो इफेक्ट दिखे। इसलिए पेशेंट क्या होता है, कभी कभी दवा खाते खाते रिलैक्स हो जाता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ होती है, इसमें हम लोग को डाइट मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होती है। तो डाइट मॉड्यूलेशन का क्या होता है कि डाइट रेगुलेशन जो हम लोग करते हैं, लाइफ मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होगी और डाइट को रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। तो लाइफ लॉन्ग कोई भी इंसान को अगर डायबिटीज़ एट द एज ऑफ 40 और सपोज दैट एक एवरेज लाइफ किसी की 70 है, तो 30 साल 40 साल पॉसिबल नहीं होता है कि आप एकदम कैलकुलेटेड रेगुलेटेड डाइट खाइए या एकदम रिस्ट्रिक्टेड डाइट खाइए, वो बहुत मुश्किल सी बात होती है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी इंसान को लगता है कि छोड़ो एक टाइम बदपरहेजी कर लो, क्या होगा, उससे तो कुछ होना क्यों नहीं है। सेकंड टाइम होता है क्या, छोड़ो अब इस टाइम खा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम से परहेज कर लेंगे। तो दीज आर द थिंग्स कि हम अपने पेशेंट को ऐसा नहीं कर सकते, वी कांट बी लीनियंट फॉर द डाइट्स। तो हम लोगों को अपने पेशेंट को रेगुलर मोटिवेट करते रहना चाहिए कि डू एक्सरसाइज प्रॉपरली, उसके सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन अराइज होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्लियरली? यस मैम। आज क्लियर है कि आज भी प्रॉब्लम है? नो मैम, क्लियर क्लियर है। ओके, ये तो बहुत ज्यादा टेक्निकल्स नहीं है, दिस आर द जनरल थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, ओके। आई थिंक सो कि सारे बॉयज को भी क्लियर होगा, जिनको यूजुअली मेरी वॉइस तो जाती नहीं है और जो इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। सो मुझे भी लगता है कभी कभी कि इंटरेक्ट करना छोड़ ही देना चाहिए, जब जो लोग इंटरेक्ट ही नहीं करते उनसे पूछने से फायदा क्या है, ओके। तो और उसके बाद क्या है कि सो पेशेंट बिकम्स अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ठीक है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन पेशेंट के लिए नहीं होना चाहिए, ओके। नो सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, कितने टाइप्स के होंगे? इफ यू कैन, इफ यू नो तो आप बता सकते हैं, अगर है आपको पता है तो बता दीजिए। टू मैम। टू प्राइमरी and हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी। secondary प्राइमरी hypertension. हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होगा, कॉजेज विल बी नोन और अननोन, एटियोलॉजी जो होगी वो नो, नोन होगी या अननोन होगी? देयर विल बी अननोन हो। नो स्पेसिफिक अंडरलाइंग कॉजेज की क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। दैट विल बी द रीजन ऑफ हाइपरटेंशन। और सेकंड क्या होता है, इट मस्ट बी इंड्यूस्ड विद सम, आइदर विद द ड्रग्स और विद द डिजीज, किसी डिजीज की वजह से हो सकता है या किसी ड्रग्स की वजह से हो सकता है, जो इंसान ड्रग्स ले रहा हो, ठीक है कि नहीं, ओके। तो 90% ऑफ द केसेस कम इन द प्राइमरी केसेस एंड 5% ऑफ कम्स टू द सेकेंडरी केसेस। सेकेंडरी हम लोग किसी चीज को कब बोलेंगे, जब वो किसी चीज से एसोसिएट कर जाए, ठीक है, उसका कोई प्राइमरी कॉज हम लोगों को नहीं मिले और किसी वजह से अगर वो हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलेंगे। क्लियर है? गॉट इट? यस मैम। एक तो मैं लेट हूँ, ऊपर से स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी लेट होते हैं। मोहम्मद अकमल इज ज्वाइनिंग राइट नाउ, मुझे लग रहा है 12 बजे वो ज्वाइन ही कर रहे हैं। Now see, what do you understand by systolic blood pressure? Today we are just going to, discuss about the terms and terminologies, ताकि next time आपको आसान हो जाए कि when we'll go with the class or with the flow, तो it will be easy for you to understand. Okay, तो systolic blood pressure किसको बोलेंगे? If you understand by मैक्सिमम प्रेशर जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में जो मिलता है। वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा हमको, मैक्सिमम किस चीज का प्रेशर मिलेगा हम लोगों को, आर्टियल प्रेशर जो होगा वही मिलेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल क्या करता है, जो सिस्टोल जो होता है, व्हाट इज द फंक्शन, वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोलिक में होता क्या है, व्हाट डज इट डू, इट कॉन्ट्रैक्ट्स और इट रिलैक्सेस? कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑब्वियसली, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे, ठीक है। देन इट कम्स ब्लड प्रेशर आपका आएगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मींस व्हाट, मिनिमम प्रेशर वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। ओके, मिनिमम प्रेशर होगा, तो मिनिमम वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है, टाइम्स वेंट्रिकल्स डायलेट एंड विद द ब्लड। तो जब वेंट्रिकल अपने वेंट्रिकल्स अपने आप को रिलैक्स करता है और अपने आप को रिफिल करता है विद ब्लड, दैट टाइम, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो इफ आई एम टेलिंग 120/80, तो व्हाट इज डायस्टोल एंड व्हाट इज सिस्टोल इन इट, तो इसमें 120 क्या होगा, 120 is systole and it is diastole. डायस्टोल, ओके। क्लियर हो गया? मुझे जब मैं शुरू में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, मुझे याद ही नहीं होता था डायस्टोल किसको बोलते हैं, इतना कंफ्यूजन होता था मुझे सिस्टोल एंड डायस्टोल में। तो फिर मैंने सोचा डाई मींस डाउन, तो नीचे वाले को डायस्टोल बोलते हैं,
सिस्टोल मींस मतलब ऊपर वाले को सिस्टोल बोलते हैं, दैट वाज द थिंग। तो बहुत शुरू की बात, मैं आज से 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ। दैट वाज द रीजन, दैट वाज माय ट्रिक टू रिमेंबर, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाती थी सिस्टोल एंड डायस्टोल। मुझे पापा से इसके लिए बहुत डांट भी पड़ी थी। ओके, नाउ रुको, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, now first I would like to show you the video. Okay, let's see the video about it. उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं बीपी के बारे में। we say कि what are the types of hypertension, कितने sorry कितना mild होगा, moderate होगा, severe होगा, क्या है। you just see the video first, उसके बाद then we'll discuss and we'll go on with the class. Okay, if it not clear to you, if it is not clear to you, then you tell me. No, I'm clear है। Cushing syndrome, named after the famous neurosurgeon Harvey Cushing, who first described it, is an endocrine disorder with elevated cortisol levels in the blood. In some cases, Cushing syndrome results from a pituitary adenoma making excess ACTH. And in those situations, it's called Shit, Cushing disease. sorry. Hypertension clinical representation. Normally, the hypothalamus, which is located at the base of the brain, secretes corticotropin-releasing hormone, known as CRH, which stimulates the pituitary gland to secrete adrenocorticotropic hormone, known as ACTH. ACTH then travels to the pair of adrenal glands on top of each kidney. Sorry, this is the wrong video which is going on, and we'll go with this audio video. You know what it feels like. You've been studying hard in med school, but it's your classmate who keeps getting high scores. Hello, in this video, we're going to talk about hypertension or high blood pressure. This is an overview and introduction. Hypertension is defined as blood pressure of 140 The main goal of treatment is to decrease I'm going there. mortality and of cardiovascular and Yeah. The signs and symptoms of hypertension include headache, dyspnea, high blood pressure, possible retinopathy and visual changes, chest pain, and sensory or motor problems. There can also be signs of end organ damage due to hypertension if the hypertension is untreated and severe. We will talk about end organ damage towards the end of the video. So what is blood pressure? Well, it is the product of cardiac output and total peripheral vasculature. Is it clear to all of you? समझ में आ रहा है आप लोगों को? So what is the video is talking about? The blood pressure. What is the blood pressure which you can see by through the drawing? अगर if you are following the video, is it clear to you? Hello. Hello. Yes, ma'am. Can you see the screen? Yes, ma'am. Screen दिख रही है Yes, आपको? ma'am. Yes, ma'am. Problem? Yes, ma'am. दिख रही है। No, ma'am. थोड़ा voice slow है। अच्छा, voice low है. Okay. See, I'll share it later on in the group also. Right now, we need to know the things. This is the cardiac output. Yes, ma'am. The speaker is 100% Shagufta. Makes up the average blood pressure. Risk factors for hypertension are obesity, high alcohol intake, metabolic syndrome, diabetes, high sodium intake, sleep apnea, dyslipidemia, old age, and family. What is sleep apnea? Which I have said you earlier also. Sleep apnea किसको बोलते हैं? सांस लेने में दिक्कत होती सोते टाइम। सोते टाइम क्या होता है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाता आपके बॉडी में। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं। apnea. Okay, diabetes you already know. High alcohol intake होगा, obesity होगी,
ये सब क्या है, विच विल लीड टू रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन, ओल्ड एज भी होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, स्लीप एपनिया हो गया, डायबिटीज हो गया, डिस्लिपिडीमिया हो गया, सोडियम इंटेक जो हाई है, तो जब हम डायबिटीज हो या शुगर हो, दोनों में हम लोग क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें नहीं खाने के लिए और लो सोडियम डाइट लेने के लिए, नमक थोड़ा कम लेने के लिए, और जिनका बीपी हाई हो तो रात में क्या बोलते हैं कि रात में आप सोडियम बेटर है कि नमक नहीं खाइए, कुछ मीठा खाइए। तो प्रॉब्लम वही चीज है, मीठा नहीं भी खा सकते हैं तो कोई ऐसी चीज खाइए जिसमें नमक कम हो, ठीक है। ओबेसिटी ऑब्वियसली और हाई अल्कोहल इंटेक भी होगा, आपका मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स होगी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती है, तो दैट आल्सो लीड्स टू हाइपरटेंशन। ओके, क्लियर। अदर देन ओल्ड एज बाकी सारी चीजों को तो हम क्योर कर सकते हैं ना, ओल्ड एज को तो हम क्योर नहीं कर सकते हैं, डाइट से रेगुलेट नहीं कर सकते। ओल्ड एज इज अ डिजेनरेटिव प्रोसेस, तो जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज में हो जाएंगे वैसे वैसे सारी चीजें हमारी क्या होती जाएंगी, डिजेनरेट होती जाएंगी। क्लियर है। History. Hypertension can be a disease in itself, or it can be secondary to another condition, an underlying disease. Let us look at the differential diagnoses. Hypertension can be categorized as primary, also known as essential hypertension, or secondary hypertension, which is hypertension as a result of an underlying, often reversible cause. Primary hypertension is basically genetics and lifestyle. Secondary causes of hypertension include coarctation of the aorta, pheochromocytoma, hyperaldosteronism, Cushing's syndrome, renal artery stenosis, chronic kidney disease, polycystic kidney disease, nephritic endocardic syndrome, obstructive uropathy, hyperthyroidism, and hyperparathyroidism. See, the things which have been written on the right side, ठीक है, you can see on the left side is a primary one, it is where it is essential, and the secondaries are there are so many causes for secondary, जिसमें आपका renal failures भी आता है, ठीक है, renal artery stenosis भी आ सकता है, I can read out some for you, polycystic kidney disease आ सकता है, जैसे PCOS हम लोग बोलते हैं polycystic ovaries होता है, तो वैसे ही polycystic kidney disease भी होता है, उसके बाद nephrotic syndrome हो गया, उसके बाद obstetric क्या है, यूनोपैथी है, और क्या है, कशिंग सिंड्रोम हो गया। फर्स्ट वीडियो जो कशिंग सिंड्रोम के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने पहले भी बताया कि सिंड्रोम्स अगर बोल रहा है तो दैट लीड्स टू सो मेनी ऑफ डिफिशियंसीज एंड दैट लीड्स टू सो मेनी ऑफ डिफेक्ट्स, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंड्रोम। क्लियर हो गया। Got it? Shall I play the video now? Yes, ma'am. Okay. There's also sleep apnea, chronic alcohol use of oral contraceptives, non-steroidal anti-inflammatory. See, oral contraceptives आए ना यहाँ पे, we have already studied Yes, about ma'am. oral contraceptive ना, तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप क्लासेस कीजिए तो you should have that concentration level, okay? And preeclampsia in females. So प्री इक्लेम्सिया इज द कंडीशन इन प्रेगनेंसी में ये होता है, ठीक है, और ये जब भी सिचुएशन हो इट इज अ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, या प्रेगनेंसी का एक साइड इफेक्ट होता है, और इसमें प्री इक्लेम्सिया में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद और क्या होता है, एनीवन नोज दैट प्रोटीन जो होता है एडिमा हो जाता है। इसके 3 क्लिनिकल फीचर्स मेन होते हैं जो हम लोग समझते हैं कि पेशेंट विल गो टू इक्लेम्सिया, उससे पहले जो कंडीशंस होती है उसको हम लोग प्री इक्लेम्सिया बोलते हैं, जिसमें कि बीपी रेज्ड हो जाता है, एडिमा हो जाता है, और क्या होता है, प्रोटीन स्टार्ट्स रिलीजिंग इन यूरिन, ओके। तो इसलिए भी होता है कि जब हम लोग जो पेशेंट होती है जब अपने 8 मंथ्स में जब हो जाती है, लास्ट ट्राइमेस्टर में आ जाती है, आफ्टर 28 वीक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 15 डेज पे आके अपना बीपी चेक कराते रहने के लिए, और एडिमा तो नहीं है वो चीज चेक कराने के लिए, तो वो चीज हम लोग चेक करते रहते हैं, दैट कंडीशन, सो दैट पेशेंट इज नॉट गोइंग इनटू प्री इक्लिम्सिया कंडीशन। तो उसमें क्या होता है, द ओनली वे इज टू टेक आउट द बेबी। अगर बहुत ज्यादा ये हो रहा है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर हो जा रही है, बीपी बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, तो इक्लिम्सिक शॉक में जा सकती है पेशेंट, विच इज थ्रेटनिंग फॉर इट, और वो बहुत मुश्किल होता है, दैट बिकम्स अ आईसीयू कंडीशन, और वो बहुत वायलेंट ये हो जाता है, ठीक है। दैट इज द रीजन कि जैसे अगर पेशेंट इक्लिम्सिया में जा रही है और ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, द बेस्ट उपाय ट्रीटमेंट इज टू टेक आउट द बेबी एज सुन एज पॉसिबल टू सेव मदर, ठीक है। So those again some causes of secondary hypertension. The pathological vascular changes that occur in hypertension occur slowly.
Normal vessels have good blood flow. However, in hypertension, and as hypertension progresses, there is vascular change, remodeling, and hypertrophy. In the early stages, you begin to have plaque buildup and thickening of the vessel wall. And in the late stage, you get even more plaque due to the dysfunction of the endothelial vascular wall. And you also get hypertrophy. All these changes result in narrowing of the lumen and buildup in vascular pressure, resulting in or aggravating hypertension. These vascular changes can eventually result in end organ damage, which includes stroke, retinopathy, transient ischemic attack, left ventricular hypertrophy, cardiac failure, and renal failure. Some investigations that should be performed in a patient with hypertension include ECG or electrocardiogram to check for cardiac function, urinalysis for renal function, and serology tests such as plasma renin, plasma aldosterone, thyroid function test, and full blood count to rule out other differentials and to monitor hypertension. Management of hypertension include exercise, reducing salt intake, being on a proper diet, limit alcohol intake, smoking cessation, and use of antihypertensives such as ACE inhibitors. Okay. You understood about the hypertension? मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि what is hypertension all about? ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, that will discuss it clearly. ठीक है, और इसको और हम लोग what to say, what discuss this more vastly. ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी. Now see what are the conditions. Okay. So what are the things कि जो hypertension में अगर हम लोग जाते हैं तो देर पहले भी बताया था आपको अभी कि mild है, moderate है and stage 1, stage 2, stage 3 होगा, mild, moderate and severe. Clear? तो normal में क्या होता है कि in adult, we are talking about the adults. ठीक है, it always remember कि it changes with the age. age में जब changes आएगा तो आपके normal parameters भी जो होंगे वो change हो जाएंगे. It will not be the same कि जो 30 years में जिसको 20 years में जो adult है या 30 years में जो भी आपके पैरामीटर्स हैं वही आपके 50-60s में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. दैट चेंजेस. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन एडल्ट. एडल्ट में कैसे होता है? अच्छा, बीपी का जो हम लोग लिखते हैं mm of Hg, व्हाट डज दैट मीन? मिलीमीटर ऑफ Hg मींस मरकरी. तो क्या आगे mm of Hg हमेशा ही लिखते हैं. कभी भी अगर हम लोग बीपी लिखते हैं उसके साथ कितना लिखते हैं? 180/120 या 160 110/70 mm of Hg. ठीक है. एंड व्हाट इज द डिवाइस? यू नो, डिवाइस का नाम पता है आप लोगों को? व्हाट इज द डिवाइस? ओके, गुड. मैं तो मुझे तो याद नहीं होता था. मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी आप लोगों के टाइम में. मुझे तो बहुत मुश्किल से याद होता था. एक तो मुझे इतना लंबा ही नाम लगता है और टंग ट्विस्टर लगता है ना कि मुझे तो याद नहीं होता था. वाइवा में मुझे किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो इट वाज लाइक कि मुझे समझ नहीं आता ये, मतलब कि कोई टीचर थे जब मैं गई थी वाइवा में तो मुझे थे कि इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ. नया पहनना चाहो जाके पहन लो. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक. तो नॉर्मल हाइपरटेंशन जो होगा, सॉरी नॉर्मल जो होगा वो हाइपरटेंशन थोड़ी होगा. नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होगा दैट विल बी 120/80. ऑल यू आप लोगों को पता है. प्री हाइपरटेंशन कब होता है? 120 to 130 के बीच में अगर आपका क्या होगा? सिस्टोलिक होगा. और डायस्टोलिक कितना होगा? 80 to 89 के बीच में होगा. ठीक है, दैट विल बी नोन एज द कंडीशन ऑफ प्री हाइपरटेंशन. ठीक है, और कोई भी हमेशा याद रखिएगा बीपी अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो इट इज नेवर ऑन द वन थिंग. कभी भी एक कंडीशन में हम लोग नहीं उसको ये करेंगे. अगर आपके पास पेशेंट आया,
चलते हुए दूर से आ रहा है या सीढ़ी चढ़ते हुए आ रहा है, आपने उसको देखा और उसको देखा कि बीपी बढ़ा हुआ है, आपने उसको डायग्नोज कर दिया कि आपको हाइपरटेंशन और आपने दवा स्टार्ट कर दी, दैट इज नॉट डन। ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको ये मिनिमम 3 से 4 बार आपको इसको रिकॉर्ड करना चाहिए इन अ वेल कंडीशन, जब पेशेंट अच्छे से रिलैक्स्ड हो, और एक ही टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए और एक ही वक्त का रिकॉर्ड करना चाहिए। सपोज दैट अगर आप सुबह का रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पेशेंट को नेक्स्ट डे भी आप मॉर्निंग में ही बुलाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आज सुबह रिकॉर्ड किए, परसों शाम में रिकॉर्ड किए, तो और सेकंड डे नेक्स्ट डे रात में रिकॉर्ड करे, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर रिकॉर्डिंग। वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होगी। इसीलिए किसी भी चीज का जो होता है एक साइकिल बना हुआ होता है। तो जब पेशेंट आराम से सो के रिलैक्स हो रहा है या आपके पास बहुत दूर चल के भी आ रहा है, तो लेट हिम रिलैक्स फॉर हाफ एन आवर, कि 15 मिनट आप बैठिए, आप रिलैक्स कीजिए, ड्रिंक वाटर, देन यू सी द बीपी। उसके बाद आप बीपी देखिए, उसके बाद जो भी कंडीशंस आती है देन यू रिकॉर्डेड। अगर कंटिन्यूअसली 3 to 4 टाइम्स अगर सेम आ रहा है, देन यू कैन पुट द पेशेंट इनटू दैट। या फिर पूछ सकते हैं कि कोई पर्सनल टेंशन तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, क्योंकि टेंशन से ऑब्वियसली जब इंसान एंग्जाइटी में रहेगा तो बीपी रेज होगा। तो वो चीज है, तो वो सारी चीजें कंडीशंस आपको देखना होगा व्हेन द पेशेंट कम्स टू यू, जो वो आपके पास आ रहा है तब। और ये आपको ये बोल के नहीं आया कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ, वो हमेशा ये बोल के आएगा कि सर में चक्कर रहता है, सर घूम रहा है, आंख भारी लग रही है, रात में नींद नहीं आ रही है, ठीक है। तो these are the features of what? These are the clinical features of anxiety also. These are the clinical features of hypertension also. ठीक है, समझ में आ गया? देन ओनली यू नीड टू सी द बीपी ना। जब किसी को बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पसीना चल रहा है, तो देखे ना, थोड़ा देर भी चलते हैं तो थक जाते हैं या हकने लगते हैं, तो क्या कराता है आदमी? कार्डियोवास्कुलर का ये तो बीपी देखते हैं कि बीपी कैसा है पहली बात, या नहीं तो फिर उसका ईसीजी करा के देखते हैं कि ईसीजी तो नहीं है, या नहीं तो फिर रूल आउट करते हैं कि कोई पल्मोनरी डिजीज तो नहीं है, अस्थमा तो नहीं है कि जब चलते चलते आप थक जा रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, क्लियर है? तो नेवर रिलाई ऑन द फर्स्ट टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम के ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट्स को देख के आप डायग्नोसिस नहीं कीजिएगा या उसको आप डिक्लेयर नहीं कीजिएगा पेशेंट को until and unless you are not confirmed twice or thrice। हमेशा उसको 2-3 बार आप एक बार करिए, मेजर कीजिएगा। मेजर करने के बाद अगर आप देखिए कंसिस्टेंटली अगर सेम रीडिंग आ रही है तो वही चीज होता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि अगर जनरली आप बीपी दिखा रहे हैं तो किसी एक ही आदमी से दिखलाइए। अगर 2-3 लोग देखते हैं तो 2-4 पॉइंट वेरी करता है, तो वो वेरी करना दैट डजंट मीन कि उससे प्रॉब्लम है। मैंने देखा, मान लो सपोज दैट मैंने देखा तो मुझे 124/86 आ रहा है, लेकिन किसी और ने देखा तो वो 120/80 आ रहा है या 82 आ रहा है, तो दैट इज नॉट द डिफरेंस। वो सब माइनर डिफरेंस होता है जिसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेते हैं, ठीक है, क्लियर। सो प्री हाइपरटेंशन आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक वही होगा 120/139 एंड 82/89। ओके, नो कम्स द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या होता है 140 to 159 होगा, और सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक विल बी 90 to 9, मतलब 90 पे अगर आ जाता है तो देन दैट विल बी स्टेज 1 माइल्ड होगा, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है मॉडरेट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द 160 to 179 एंड 100 to 109। और क्या होता है स्टेज 3 में सीवियर होगा, इट इज मोर देन 180 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक विल बी मोर देन 110। ओके, समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ता है और कभी कभी होता है कि सिस्टोलिक आपको तो ठीक है कंट्रोल में है, लेकिन डायस्टोलिक ही अनकंट्रोल वे में बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी एक कंडीशन होती है। और कभी कभी क्या होता है इसका रिवर्स होता है, सिस्टोलिक तो ठीक है लेकिन डायस्टोलिक ही हमेशा 90 आ रहा है, 99 नहीं 96 आ रहा है, 98 आ रहा है। रिमेंबर ऑलवेज टेम्परेचर एंड बीपी। डिजिटल को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप इस मैग्नोमीटर से देखेंगे या टेम्परेचर से देखेंगे तो दैट विल, वो फ्राइडे को पहन लेना अलीशा। ओके, न्यू ड्रेसेस ऑलवेज ऑन फ्राइडे, यही वाला, ओके, यही वाला फ्राइडे को पहन लेना, ठीक है। नहीं आज थर्सडे है ना, आज वैसे ही तुम पुराने कपड़े से काम चला लो। अलीशा आई एम टेकिंग क्लास नाउ, गो नो सी। तो ठीक है, तो वो कभी कभी वैसी कंडीशंस भी होती है कि यू नीड टू मॉनिटर। जब आप मॉनिटर करेंगे रेगुलर तब आपको पता चलेगा। जनरली ऐसा होता है कि जब वो सिस्टोलिक बढ़ा होता है तो डायस्टोलिक भी बढ़ा हुआ ही होगा, ठीक है, क्लियर। नहीं नया मना किया ना, बोला ना फ्राइडे को पहन लेना कल। नहीं दूसरा नया भी फ्राइडे को पहनना, कोई भी नया फ्राइडे को पहनना, ठीक है, फिर पूरे वीक पहन लेना। ओके ना, गो डोंट डिस्टर्ब मी अलीशा। ओके गॉट इट, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, योर टाइम में मुझे जाना है कहीं जल्दी एक्चुअली, तो इस वजह से इफ इट डिस्कनेक्ट्स ना तो देन आई एम नॉट गोइंग टू कनेक्ट इट अगेन। ओके, ठीक है, हार्डली मुझे लग रहा है कि 3-4 मिनट और बाकी हो गए। टुडे आई विल शेयर द पीडीएफ, काइंडली गो थ्रू द पीडीएफ सो दैट टुमारो वी कैन डिस्कस द थिंग्स। इसमें बहुत ज्यादा रनिन है, तो यू अंडरस्टैंड बाय रनिन। रनिन किसको बोलते हैं?
क्योंकि ये सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है जो आने वाला है आपको एसी इनहिबिटर्स हो गया, रेनिन्स हो गया, पता है किसको बोलते हैं? हेलो, हार्मोन है मैम। वेरी गुड। इज द हार्मोन रिलीज बाय कौन सा? किडनी किडनी में। जेजी सेल से रिलीज होता है। यस मैम। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? जेजी सेल्स को हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? जुक्स्टोग्लोमेरुलर सेल। जस्ताग्लोमेरुलर जुक्स्टोग्लोमेरुलर सेल्स होता है, तो वहां से ये रिलीज होता है रेनिन। ओके, तो रेनिन का क्या काम क्या होता है? रेनिन इज आल्सो बेटर नोन एज, उसको दूसरे तरीके से हम लोग उसको क्या नाम है इसका? कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है इसका। कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड नेम इज आल्सो बेटर नोन एज टेंसिनोजिनेज। ओके, ठीक है, ये आपको पता है, यू नो दिस। तो एंजियोटेंसिनोजिनेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये क्या करता है? इसको एंजियोटेंसिनोजिनेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन्स को क्या करता है? फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है, इन ब्लड टिश्यूज। तो एंजियोटेंसिन्स का क्या काम होता है? जिसने भी बोला कि कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो कौन काम करता है? यही एंजियोटेंसिन जो होता है, दैट इज ओनली इट वर्क्स एज अ वेसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, वेसोकंस्ट्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है? वेसल्स का कंस्ट्रक्शन। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो वेसल्स का क्या होता है? डायमीटर्स को वो क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट कर देगा, ठीक है, दैट इज नोन एज वेसोकंस्ट्रिक्शन। जब वेसोकंस्ट्रक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा तो सिस्टमेटिक वेस्कुलर सर्कुलेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज। ओके, जिन लोगों को अगर नहीं पता है, अगर सबको पता है व्हाट डज सिस्टमेटिक वेस्कुलर, ये हम लोग अगर बोल रहे हैं रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या एसवीआर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वेस्कुलर सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, या रेजिस्टेंस जो हुआ वो किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे ना जो बॉडी को हम लोगों को ओवरकम करने के लिए, टू पुश ब्लड, हार्ट को ब्लड पुश करने के लिए जितना रेजिस्टेंस चाहिए टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग बोलेंगे ना वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने के लिए जितना वो, ऑब्वियसली जब अभी हम लोग वीडियो जब देख रहे थे, तो वो जब देखा रहा था, तो हर आर्टरी का या हर जो भी जहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है उसका अपना एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, ठीक है। अगर हम लोग उसको ओवरकम करेंगे तभी तो वहां पे ब्लड पहुंचेगा ना। क्लियर है? गॉट इट? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। तो वेस्कुलर रेजिस्टेंस हम लोग किसको बोलेंगे कि क्या है वो? कि रेजिस्टेंस दैट मस्ट ओवरकम, वैसे रेजिस्टेंस जिसको ओवरकम करना होगा टू पुश ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्रिएट फ्लो। तो फ्लो क्रिएट तभी होगा ना जब हम लोग उसको प्रेशर से भेजेंगे। ऑब्वियसली अगर हम लोग नल खोलते हैं या टंकी से जब ये पानी आता है आपके, जैसे कि छत पे टंकी लगी हुई होगी और पानी अगर आ रहा है, तो क्या होता है? सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होता है उसमें पानी सबसे ज्यादा क्यों आता है? सबसे ऊपर वाले फ्लोर में पानी का प्रेशर सबसे कम क्यों होता है? प्रेशर कम होता है कि नहीं होता है अगर छत पर से पानी टंकी? जस्ट टेल मी। डिस्टेंस वही रेजिस्टेंस बैरियर को ओवरकम करने की। डिस्टेंस रेजिस्टेंस बैरियर वाली बात होती है, ठीक है। नीचे में क्या होता है? सबसे नीचे जब जा रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है? कम लग रहा है। कम लग रहा है, इसलिए फ्लो क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, ठीक ज्यादा। है। और सबसे टॉप फ्लोर में पानी कम क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, तो दैट इज द रीजन। क्या होगा? फ्लो का क्या हो जाएगा? फ्लो कम हो जाएगा। तो सेम वे इज द ब्लड ऑल्सो, ब्लड का भी सेम ही वो चीज है, ठीक है। वस्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में जो मैं बोल रही हूँ, अगर इफ यू आर नॉट क्लियर विद द थिंग्स, तो आप एक बार घर पे जाके उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको हाइपरटेंशन ड्रग समझ में आ जाए। वट एवर वे द टॉपिक वी आर डीलिंग, आई ऑलवेज से यू कि आप एक बार उसको जस्ट यू गो थ्रू इट। अगर आप जाइएगा तभी आपको क्लियर होगा, वरना क्लासेस आपको भी समझ में नहीं आएंगे और मेरी भी मेहनत पूरी बेकार होगी, ठीक है।
ओके तो वाजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो एसवीआर आपका जो होगा सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्लियर है। और वाजो डायलेटेशन किसको बोलते हैं, डायलेशन किसको बोलते हैं, वो